अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब इस्लामाबाद की जो तारीख़ के एक ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जिसने कानून और पुलिस और शहर की जो सिक्योरिटी है ना उस पर वाकई बहुत संगीन सवालात खड़े कर दिए थे। और ये वो मर्डर केस है जो 16 साल गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता हुआ, मैं तो यही कहूँगा कि आज भी अदालतों में गर्दिश कर रहा है। वो कि अभी उसका फ़ैसला हो गया है, ये कोई 2025 के आखिर में। ये कहानी जो है नाजरीन, ये पेशावर हाई कोर्ट के एक साबिक जज हैं, साबिक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे, और जिस वक्त उनके साथ ये वाक़या पेश आया उस वक्त वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा थे, यानी सरदार खान एडवोकेट। और ये उनका जो मर्डर है ये इतनी मनसूबा बंदी के तहत ये किया गया, और ये यानी जो जुर्म की लहर तह दर तह जो है ना वो इसके ऊपर चढ़ी हुई थी। ये देखें, एक सीनियर कानूनदान थे जिनकी पूरी ज़िंदगी आइन और कानून के गिर्द घूमती रही, मगर इसके उनके जो कातिल हैं उनको मतलब कैफर किरदार तक पहुँचाने में, और वो बहुत ही ख़ुद भी बहुत यानी पहुँची हुई फैमिली हैं, हाथों पैरों वाले लोग हैं, इसके बावजूद जो है ना उनको साल आ साल लग गए। तो ये वाक़या है जनाब 3 फरवरी सन 2010, सर्दी थी, और इस्लामाबाद का जो थाना शालीमार है उसको इतला मिलती है कि जी इब्न सीना रोड G11-2 में या G11-2 पर एक मर्डर हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मालूम होता है कि जी कत्ल जो है किसी और का नहीं, ये सरदार खान एडवोकेट का हुआ है, जो कि किसी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। तो फिर उनके बेटा है अबरार ख़ान, उनको, वो भी एडवोकेट हैं, उनको बुलाया गया, फ़ोन करके इतला दी गई, और फिर उनके बयान पर ये मैं FIR लगा देता हूँ। बड़ी मुख्तसर सी FIR उन्होंने बताया कि जी मेरे वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया, बस इसी हद तक ही, यानी कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। तो ये उसने ज़रूर बताया अबरार ख़ान ने कि जो उसके वालिद हैं वो ठहरे हुए थे अपनी बेटी के घर फ्लैट में, पार्क एवेन्यू एक बिल्डिंग है F11-1 में, वहाँ पे वो ठहरे हुए थे। तो चुनांचे पुलिस ने जब वहाँ पर अपना मौका मुलाजा वगैरह करने के बाद वो फ़ौरन जो है वो एक टीम जो है वहाँ पे आ गई पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में, उसके कैमरास वगैरह जब उनका जायज़ा लिया तो उनकी बेटी से भी बात की, तो पता चला कि उनसे मिलने के लिए एक ख़ातून और एक मर्द, ख़ातून का नाम बाद में पता चला जी कि रुबीना सुलेमान है, और उसके साथ एक और मर्द था जिसका नाम सफ़ीउल्लाह था, पता चला। वो ख़ुद को अपना क्लाइंट ज़ाहिर करके ना जी उनका, वो उनसे मिलने आए थे। अच्छा, और फिर जो कैमराज से देखा गया कि सरदार खान बिल्डिंग की रिसेप्शन में ही उनसे मिलते हैं, कुछ देर उनसे गुफ्तगू करते हैं, वे पता नहीं क्या गुफ्तगू होती है, तो वो उनके साथ ही उनकी एक सफ़ेद XLI करोला होती है, वो बाहर खड़ी होती है, उसमें ही बैठकर उनके साथ रवाना हो जाते हैं। फिर बाकी जो कैमरास वगैरह देखने से पता चला कि जी उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी जो काली करोला थी वो भी थी, और उस गाड़ी में उनके जो हमला आवर थे वो सवार थे। अब ज़ाहिर है कि उनकी पुलिस ने मुख्तलिफ़ ज़राए से ये जो कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं और बातें और सब, इससे फिर और कुछ बाद में फिर विटनेसेस भी मिल गए पुलिस को मौके के, क्योंकि एक दफ़ा जब वाक़या होता है तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, तो कुछ विटनेसेस भी तैयार हो गए, उन्होंने शनाख्त की, और उसमें पता चला कि जनाब एक मुलज़िम है रूहुल्लाह और उसके साथ 3 साथी थे, उन्होंने वो काली करोला में वो सवार थे, जिन्होंने फिर G11-2 के पास जाके सरदार खान को गोलियां मार दी थी। अच्छा, अब नाज़रीन आते हैं ना, इसका जब बैकग्राउंड हम जानेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि इसका पस मंज़र पता चलेगा कि क्या था। ये कोई ज़ाती दुश्मनी या इत्तफाकिया ये इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये मामला जुड़ा हुआ था
पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक इंतहाई कीमती ज़मीन से, ये सैकड़ों कनाल ज़मीन, अरबों रुपए की ये ज़मीन, जिस पर कब्ज़ा माफिया ने जाली तौर पर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा के कब्ज़ा कर रखा था। और उस माफिया का सरबरा कौन था जनाब? ये रूहुल्लाह। कोशिश करूँगा कि मुझे अगर इसका पुलिस रिकॉर्ड से तस्वीर वगैरह मिल जाए तो वो भी मैं दिखाऊँ आपको। ये इसके बारे में जनाब पता चला कि ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा न सिर्फ असले का स्मगलर था, ताजर था, बल्कि कहा जाता है कि असला साजी की इसकी 16 फैक्ट्रियाँ थीं जिसका ये मालिक था। अब आप हिसाब लगाएं। और मज़ीद बैकग्राउंड ये है कि ये रूहुल्लाह जो है ये कोशिश कर चुका था कि सरदार ख़ान इस केस की पैरवी करने से बाज आ जाएं और पीछे हट जाएं। इसने सिफारिशें भी कराईं, दबाव भी डाला, मतलब करोड़ों हार रुपए की रिश्वत की पेशकश मुबैना तौर पे की, मगर सरदार ख़ान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। तो और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये केस सिविल जज की अदालत यानी पेशावर सिविल जज से शुरू करके तो फिर सेशन कोर्ट में लड़ते रहे और फिर अब हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग था। अब इसको लग रहा था कि इसको अरबों रुपए का नुकसान होगा इस मुल्ज़िम रूहुल्लाह को। तो फिर उन्होंने, पूरा माफिया होता है ना, एक बंदा तो नहीं होता, उन्होंने इन्हें कहीं रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया और फिर ज़ाहिर उनकी निगरानी वगैरह शुरू कर दी। और चूँकि ये इनकी अगले रोज़ तारीख़ थी, इनको पता था कि ये इन्होंने आना है इस्लामाबाद, तो बस इसी सिलसिले में फिर उनको ऐसा तरीके से रब्ता किया गया वो मुलज़िमा रुबीना और सफ़ीउल्लाह की तरफ से। लेकिन कहानी नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे, ये कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। क्योंकि सरदार ख़ान के कत्ल के एग्जैक्टली तीसरे दिन एक और कत्ल हो जाता है, और वो कत्ल हो जाता है पेशावर में तहकाल थाना तहकाल बाला। और वो कत्ल किसका होता है? उस रुबीना आरिफ का, जो मुल्ज़िमान के साथ पहले मिली हुई थी। और ज़ाहिर है कि वो चूँकि कमज़ोर लिंक था, इसलिए बाद की तफ्तीश वहाँ पे जो हुई पता चला कि जी ये इस रुबीना को भी उन्होंने, इस माफिया ने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो एक कमज़ोर लिंक था। मुमकिन तौर पे शायद वो गवाह बन जाती, तो शरीक जुर्म तो वो थी और हर चीज़ का उसको पता था। तो अब जो असल मुल्ज़िमान है ना, उन तक पहुँचना जो है ना पुलिस के लिए थोड़ा और मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने वो सबूत मिटाते जा रहे थे। अच्छा, मगर ये होता है कि जिसे कहते हैं ना मैं कि पुलिस का जो तफ्तीश का जो दायरा है उसको वसी किया गया। और फिर इस दौरान में मुल्ज़िम जो सफ़ीउल्लाह है उसको गिरफ़्तार किया गया, और एक और मुल्ज़िम है इफ्तिखार, उसको भी गिरफ़्तार किया गया। क्योंकि ख़दशा ये था, ये मुल्ज़िमान पुलिस के पास ट्रेस तो हो चुके थे लेकिन गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे। तो ख़दशा था कि कहीं रुबीना के बाद वो इन लोगों को भी वो ना ख़त्म कर दें। बहरहाल ये सफ़ीउल्लाह और इसकी जो इफ्तिखार की गिरफ़्तारी है, इन्होंने इस केस में थोड़ी पुलिस के लिए आसानी पैदा कर दी, रुख इसका तब्दील कर दिया। और इन दोनों ने अलग अलग, ज़ाहिर है इनकी गिरफ़्तारियाँ हुई मुख्तलिफ़ मजिस्ट्रेट साहबान के पास मुख्तलिफ़ वक्तों में। इन दोनों मुल्ज़िमान ने इक़बाल जुर्म भी कर लिया, और 164 के जो बयानात होते हैं नाज़रीन, वो भी इन्होंने मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में रिकॉर्ड करवा दिए। अच्छा, लेकिन जो असली मुल्ज़िम है रूहुल्लाह, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और फिर जो पुलिस ने उस वक़्त तहकीकात की तो पता चला कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते फ़रार होके तो दुबई में वो रूपोश है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें पुलिस से भी ज़्यादा जो एफ़र्ट है ना, वो इनके फैमिली की एफ़र्ट है, जो मकतूल हैं सरदार ख़ान, उनके बेटे की और बाकी लोगों की। खैर जी, इसके फिर जो रेड वारंट्स वगैरह वो जारी कराए गए और ये दुबई में गिरफ़्तार हो गया। मगर ज़ाहिर है कि वहाँ पे अदालत में एक प्रोसेस होता है, यहाँ से रिकॉर्ड जाता है और उस दौरान में टाइम लगता है। तो
जब ये गिरफ़्तार हुआ तो जो टाइम लगता है बीच में, उस टाइम के दौरान इसने ट्रांसफ़र के प्रोसेस के दौरान ही इसने दुबई की अदालत में भी ज़मानत करवाने में ये कामयाब हो गया। और फिर वहाँ से पता चला कि ये मस्कत भाग गया है, जो ओमान, दुबई के साथ ही है, ये यूएई के साथ ही है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि रेड वारंट्स इसके वहाँ पे भी एग्जीक्यूट कराए गए और ये इसको मजबूर किया गया कि ये पाकिस्तान वापस आए। और ये फाइनली फिर 2011 में डिपोर्ट होके ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया, जहाँ से फिर पुलिस ने इसे इस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। अब आप तो समझ रहे होंगे कि जी ये बड़ा हो गया, गिरफ़्तारी हो गई और केस का मंतकी अंजाम हुआ। नहीं जी, इसके गिरफ़्तारी में आने के बाद ज़ाहिर है पुलिस रिलैक्स हो गई, ये इस जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की और इसको जेल भेज दिया। होता क्या है कि 2012 में, क्योंकि ये बहुत ही शातिर किस्म का आदमी था, इसने जेल में बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर्स और जेल हुकाम से मिली भगत करके ना इसने ख़ुद को जो रावलपिंडी का DHQ अस्पताल है वहाँ शिफ्ट करवा लिया। अच्छा, होता ये है कि वहाँ जेल, सब जेल वहाँ पे करार दे दी जाती है और जो गार्ड लगती है ना, वो चूँकि जेल वालों की गार्ड ही लगती, फिर वो पुलिस की जो गार्ड है वही लगती है और जेल का कोई एक अफसर जो है वो उसकी निगरानी पे होता है। अब जनाब उसने इनको, पुलिस वालों को रोटियां शोटियां खिला खिला के और बिल्कुल, अच्छा रोज़ रमज़ान के महीना था, मुझे इसलिए याद है कि ये मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी और ये 2012 के रमज़ान जो थे, और इसमें पता चला जी कि हमारा एक मुलज़म है जी, वो बंद है वहाँ पे था, दाखिल था अस्पताल में DHQ में, और वहाँ से वो फ़रार हो गया। तो मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, मैं एक तरह से आप कह लेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, तब मैं DSP तैनात था इधर शहजाद टाउन में। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, पिंडी की जो अफसर हैं रात को गश्त वाले वो भी पहुँचे हुए, अर्ली मॉर्निंग, ये बिल्कुल सहरी के बाद की बात है। तो खैर ये किस्सा मैं आपको एक अलग सी वीडियो में मैं बताऊँगा कि उस पर इंक्वायरी हुई, वो कैसे फ़रार हुआ, किस किस ने उसकी मदद की और उसके मकामी कौन कौन से लोग थे, उसकी बीवी भी उसकी मददकारी थी। बहरहाल इस पे हम अलग से एक बात करेंगे कि बहुत, फिर मेरी ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मेन टाइम जब ये बंदा भाग गया दोबारा और इसका पता चला कि जी ये भाग कर चला गया है दोबारा अफ़गानिस्तान, ये दाखिल हो गया है। अच्छा, अब इस केस की जो एक मुलज़मा जो है वो रुबीना, वो तो कत्ल हो गई थी। जो दूसरे दो मुलज़िम हैं सफ़ीउल्लाह और इफ्तिखार, इनका ट्रायल शुरू हुआ जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है इस्लामाबाद की, तो जज थे मेरा ख्याल है कौसर जैदी। उन्होंने ट्रायल के बाद इनको 302 के तहत जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब चूँकि ये रूल बदस्तूर इश्तिहारी था, इसका केस जो है वो कोर्ट इसे अलग कर देते हैं, इश्तिहारी को केस फिर इनसे अलग हो गया जो गिरफ़्तार मुलज़िम थे। अब जनाब देखें, मैं फिर इस केस के साथ मुंसलिक होता हूँ 2022 में, जब मैं तैनात हुआ SSP इन्वेस्टिगेशन, तो पता चला जी कि ये अभी तक एट लार्ज है और इसके बारे में कि ये अब अफ़गानिस्तान से जो है वो दुबई में दाखिल हो गया। फिर इसके रेड वारंट्स इशू कराए, फिर कोशिशें की कि ये पता चल जाए कि कहाँ पे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, और बिल आखिर मुख्तसर में बात करता हूँ कि ये 2023 की जनवरी में ये दोबारा अरेस्ट होता है जी, और उसी तरीके से इसको डिपोर्ट किया जाता है और फिर इसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, जो मुलज़िम वाकिफ़ ख़ान था जिसने रुबीना आरिफ को मर्डर किया था, उसको भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इसी मेरे अरसे के दौरान ट्रांसफ़र करा के इस्लामाबाद ले आती है। और अब इनका जो ट्रायल है वो शुरू होता है। एक और जज आ गए हैं थे वहाँ पे, सिपरा साहब, ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने फिर इसका ट्रायल जो है ना वो शुरू किया और ये ट्रायल नवंबर 2025 में ये कंक्लूड हुआ। अब इस दफ़ा चूँकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, तो हमने गवर्नमेंट से ये इस्तदा की कि जी इसकी जो ट्रायल है वो जेल ट्रायल हो,
तो जेल ट्रायल की अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसको बाहर लाते तो वो फिर किसी न किसी तरीके से जुल दे के और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो निकल जाता। तो इस चीज़ से बचने के लिए जेल में ट्रायल हुआ और फिर इसको किस डेट को जनाब 13/11/2025 को फ़ैसला हुआ, जिसमें वाकिफ़ खान को, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकी, वो तो बरी हो गया, लेकिन उसका वो जो केस था पेशावर वाला, वो उसमें सज़ा हो गया जो तहकाल बाला में जो रजिस्टर हुआ था। मगर इस केस में वो बरी हो गया और जो मेन मुलज़म है रूहुल्लाह, उसको अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई। तो आप ख़ुद देख लें कि एक इतना हाई प्रोफाइल इंसान जब मर्डर होता है तो उसको पाकिस्तान में इंसाफ तलाश करने के लिए उसके वरसा को 16 साल लग जाते हैं। और मैं इसको कंप्लीट इंसाफ अभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सफ़ीउल्लाह की और इफ्तिखार की भी ज़मानतें जो हैं वो लगी हुई हैं हाई कोर्ट में, और अब इसका केस भी हाई कोर्ट में ज़मानत लगी हुई है। अब कब बारी आती है और क्या फ़ैसला होता है, ये तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ये देख लें कि इस मुल्क के खुदादाद में, अगर लोग कहते हैं ना कि जी हाथ पैर हों, सिफारिश हो, इसके बावजूद भी हमारे सिस्टम में इतनी स्लोनेस है, इतनी खामियां हैं कि इसको मुलज़मों को गिरफ़्तार करना भी मुश्किल होता है और फिर सज़ा दिलवाना जो है, एक ट्रायल नहीं हो पाते, उसमें इतनी हिच आती हैं, इतने कानूनी लेकुनाज आते हैं। कभी एक मुलज़म भाग गया, कभी दूसरा भाग गया, वो फिर उसका केस लागू हुआ, तो साल हा साल ट्रायल्स में लगते हैं। तो नाज़रीन, इसमें उम्मीद है कि आपको ये भी पता चला होगा कि हमारे सिस्टम में कितने लूप होल्स होते हैं, और हाई प्रोफाइल होने के बावजूद, पहुंची हुई चीज़ें होने के बावजूद जो है वो आप इंसाफ पाने में दुश्वारी पेश आती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें से जो लेसन्स ड्रा होते हैं वो भी ज़रूर हमारी नौजवान नस्ल तक भी पहुँचेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने दूसरे लोगों के साथ। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।